तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अभिलाषा जेई। जैसा कि अपन ने बोला था, हम सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो आज जो है सेट थ्योरी का पहला लेक्चर है। अब सेट थ्योरी जो है हमारा 11th और 12th का बेस है। अब बेस इन द सेंस, जैसे अपन लोगों ने 6th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, 7th क्लास में सिंपल इक्वेशंस पढ़े थे, तो इन चैप्टर्स ने जो है हमारा पूरा एल्जेब्रा का बेस तैयार करके हमें दिया। उसी तरह से ये जो सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी हमारा एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन का बेस तैयार करके देगा। और ये जो एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे 11th-12th का कोई शायद ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें ये लगे ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हमें 11th-12th का जो बेसिक है, यानी कि एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन, वो बहुत बढ़िया तरीके से सिखाया गया है। एंड ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि इससे जेई में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मतलब कई बार तो डायरेक्ट आए हैं, और अगर डायरेक्ट नहीं भी आए तो कोई हमारा ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें सेट थ्योरी यूज ना होता हो। मतलब बेसिक से लेके एडवांस में, मतलब हर एक फॉर्म में हमारा सेट थ्योरी जो है एप्लीकेबल होता ही होता है, चाहे बहुत बेसिक बेसिक में हो या फिर एकदम एडवांस में हो। तो अब चलिए बिना टाइम ज्यादा बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेट थ्योरी। तो पहले तो हम जानेंगे कि सेट हमारे होते क्या है। उसके बाद हम सेट को पहचानना सीखेंगे। फिर हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तो है रोस्टर मेथड ऑफ लिस्टिंग, एंड दूसरा है प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब ये दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। तो चलिए पहले तो सेट को हम जान लेते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? इन अवर एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारी लाइफ में हम बहुत सारे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जाते हैं। और कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे ये रहे, जैसे कि अ हर्ड ऑफ शीप हो गया, क्लस्टर ऑफ स्टार हो गया, एंड अ पॉस ऑफ पुलिसमैन। एंड उसके अलावा आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे। और लेकिन मैथमेटिकली बात करें तो मैथमेटिकली हम इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। लेकिन अपन ने सेट अपनी लाइफ में बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में सुना है। जैसे आप लोग अभी रिसेंटली बोर्ड एग्जामिनेशन दे के आए हो। अब बोर्ड एग्जामिनेशन देकर आए हो तो उसमें हमारे पेपर्स के भी सेट बनते हैं, जैसे कि सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो इस तरह के जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर होते हैं, उनके सेट होते हैं। उसके अलावा हमने और भी सेट सुने होंगे, जैसे कि चूड़ियों का सेट हो गया हमारा, सेट ऑफ बैंगल्स। उसके अलावा टी कप्स का सेट। अब चूड़ियों के सेट का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो हमारा टी कप का सेट होता है उसमें हमारे 6 टी कप एंड टी सॉसर्स होते हैं। सॉसर्स यानी कि वो नीचे की प्लेट जो हम कप के नीचे रखते हैं, उसके ऊपर चाय पीते हैं। तो जो हमारा स्टैंडर्ड आता है, मतलब टी कप का सेट, उसमें 6 टी कप होते हैं एंड 6 टी सॉसर होते हैं हमारे। तो ऐसे ही मतलब हम सेट के थ्रू अपनी डेली लाइफ में जाते रहते हैं। लेकिन अब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा अपन को। तब चलिए अपन आगे चलते हैं। अब जो सेट का जो बेसिक मीनिंग है वो तो अपन ने जान लिया, लेकिन सेट का जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो हम जान लेते हैं अभी। अब इसमें क्या लिखा है? आ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। कलेक्शन तो ऑब्जेक्ट तो हमने बहुत सारे देखे हैं। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, ये मार्कर रखा हुआ है मेरे पास, मार्कर के साथ मैं ये रूमाल रख देता हूँ, रूमाल के साथ ये माउस रख देता हूँ, माउस के साथ एक 10 रुपए का नोट भी रख दूंगा। ठीक।
तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो बन गया, लेकिन यहाँ पर कोई लॉजिक बना कि हम लोगों ने किन लॉजिक से इनको एक साथ रखा? बिल्कुल नहीं। तो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वेल डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ क्या करूं, एक तरफ मैं ये मार्कर रख दूं जिससे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक तरफ एक पेंसिल रख दूं और एक पेन रख दूं, तो ये क्या हो गया? ये हमारा ऐसा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया जिससे हम लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो इनकी एक प्रॉपर्टी क्या कर रही है? मैच कर रही है। तो यानी कि ये क्या हो गए? ये वेल डिफाइंड हो गए। ठीक। तो अब चलिए जरा जानते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होते हैं, या फिर हमारा क्या मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो अब यहां पर क्या लिखा है? वी से दैट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेल डिफाइंड इफ देयर इज सम रीजन और रूल बाय विच वी कैन से whether a given object of the universe belongs to or does not belong to the collection। यानी कि जैसा भी मैंने आपको बोला कि मैंने मार्कर, पेन और पेंसिल ये सब एक साथ रखे थे और इनकी एक प्रॉपर्टी थी जो कि कॉमन थी कि हम लोग इन तीनों चीजों से लिख सकते हैं। अब क्योंकि लिख सकते हैं तो इनकी एक प्रॉपर्टी क्या कर गई? मैच कर गई। अब वही बात इसने कही है कि मतलब कोई ना कोई रीजन होना चाहिए या फिर कोई ना कोई रूल होना चाहिए जिससे हम क्या कह सके कि ये जो हमारा एक्स एलिमेंट है वो इस सेट में लाई कर रहा है। आ गया समझ में? अब जैसे हम लोग बचपन से लेके अब तक, फर्स्ट क्लास से लेके या फिर नर्सरी से लेके अभी तक बहुत सारे सेट्स के थ्रू आए हैं। पहला सेट तो होता है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट, जिसमें 26 एलिमेंट्स होते हैं। और अगर इन 26 एलिमेंट्स को लिस्ट करने की बात करूं तो लिस्ट कैसे होंगे? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एंड सो ऑन। आखिरी के एलिमेंट होंगे कुछ डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अलावा कोई 27 एलिमेंट लाके दिखा दो तो ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये सेट है और इंग्लिश जो है हमारी, इंग्लिश के सारे प्रोनाउंसिएशन इनका यूज करके बने हैं। तो अब इसके बाहर तो हमारे लिए जाना इम्पॉसिबल है। ठीक है। एंड जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं, अब स्वर में हमारे पास एग्जैक्टली याद तो नहीं है कि कितने होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह से होते हैं। आ मतलब छोटे आ से छोटे आ के बाद बड़ा आ आता है और आखिरी में आहा आता है। तो ये वाला सेट भी क्या हो गया? ये वेल डिफाइंड हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जैसे कि बेस्ट क्रिकेटर्स इन वर्ल्ड। अब बेस्ट क्रिकेटर इन वर्ल्ड, तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं और मैं अपने बताता हूं तो हो सकता है मेरे और आपके मैच भी कर जाए और अलग अलग भी हो। जैसे अगर आप मेरा ओपिनियन लो तो अगर बेस्ट क्रिकेटर्स की बात आती है तो ऑब्वियसली मैं सबसे पहले तो बोलूंगा एम एस धोनी। एम एस धोनी के बाद एडम गिलक्रिस्ट का नाम लूंगा मैं। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग का नाम लूंगा। सचिन तेंदुलकर भी मेरे लिए जो है एक बहुत बढ़िया क्रिकेटर है। उसके अलावा मैं रोहित शर्मा का नाम लूंगा। तो इन 5 लोगों को मैं बेस्ट क्रिकेटर की लिस्ट में रखूंगा अपने। लेकिन अब हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिन्होंने विराट कोहली को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखा हो, आपके लिए सबसे फर्स्ट पे ही विराट कोहली हो। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर अपने जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है। अभी जो ओपिनियन बेस्ड चीज है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग है। तो ये क्या हो गया? ये वेल डिफाइंड नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया? यहां पर होता है ओपिनियन का खेल। और किसका ओपिनियन? सभी का। सभी का अपना अपना ओपिनियन है
कि सब लोग अपनी लिस्ट में किसको रखते हैं। और क्योंकि यहाँ पर सभी का अपना अपना ओपिनियन है, किसी प्रॉपर्टी, किसी रूल या रेगुलेशन की सहायता से हम लोगों ने अपनी लिस्ट नहीं बनाई, तो ये क्या हो गया, ये सेट हो गया नॉट वेल डिफाइंड, सॉरी सेट नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट वेल डिफाइंड हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सेट है, आंसर है बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक सेट आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में होते क्या है। सेट हमारे एकदम वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश अल्फाबेट हो गए, हिंदी के स्वर हो गए, हिंदी के स्वर होने के अलावा जैसे हमारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 और एंड सो ऑन, इस तरह से। लेकिन जो हमारे इस तरह के कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जैसे बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, और ऐसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे मैंने ऐसे बिना कोई सोचे समझे रख दिया, जैसे मैंने अभी बोला था रूमाल रख दिया, माउस रख दिया, मार्कर और एक 10 रुपए का नोट, तो ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा ये वेल डिफाइंड नहीं रहेगा हमारा, तो इसीलिए वो सेट नहीं कहलाएगा। तब चलिए आगे चलते अपन। अब हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो हमारा पहला है ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेसर देन 15। तो अब इसमें हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो कि 15 से छोटे हैं। क्या ये बताए जा सकते हैं? मैं बताता हूं क्या क्या होते हैं। 1 3 5 7 9 11 13। अब क्योंकि 15 से छोटे बोले तो 15 आएगा नहीं आएगा, तो ये जो हमारा सेट है या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये पूरा हो गया है। एंड क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिक्स की किसी प्रॉपर्टी से बनाया गया है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये सेट होगा। अब इसमें क्या सभी के आंसर्स अलग अलग आएंगे? क्या ये ओपिनियन बेस्ड है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, ये प्रॉपर्टी बेस्ड है। प्रॉपर्टी बेस्ड यानी कि ये सारे नंबर 15 से छोटे है और ऑड पॉजिटिव भी है, जो कि ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसीलिए ये सेट है। अगर मैं चाहूं भी तो 5 को इसमें से हटा नहीं सकता, क्योंकि 5 ऑड भी है और 15 से छोटा भी है एंड पॉजिटिव भी है। आई थिंक ये आ गया होगा समझ में। अब अगला है कलेक्शन ऑफ मोस्ट 10 कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट एंड टैलेंटेड राइटर्स। तो मेरे लिए सबसे पहला नाम जो है इसमें विलियम शेक्सपियर का है। लेकिन हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ और हो, और हो सकता है आप लोगों के लिए ये क्या हो, ये हो ही ना, ये 10 से भी बाहर हो। तो आप लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है और मेरा ओपिनियन अलग है, तो ये जो पूरा हो गया ये क्या हो गया, ओपिनियन बेस्ड। एंड क्योंकि ओपिनियन बेस्ड है, प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है, तो ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। और वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या है, सेट भी नहीं है। उसके बाद अगला कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन सी नॉवल लिखी? अब इसके लिए तो आप गूगल भी करेंगे तो गूगल भी आपको पूरी लिस्ट दे देगा कि कौन कौन सी नॉवल उन्होंने लिखी। लेकिन जो नॉवल उन्होंने नहीं लिखी वो हम चाहकर भी इस सेट में नहीं डाल सकते, और जो उन्होंने लिखी है वो तो हमें डालनी ही पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, ये सेट हो गया। ये हमारा सेट क्यों हो गया, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको बता दूं कि जब आप पैदा भी नहीं हुए होंगे माइट भी, तो 2005 एक साल था जहां पर एक टीम बनी थी आपकी आईसीसी वर्ल्ड 11, जिसका जो मैच था वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया से।
और यहाँ पर एक पूरी सीरीज करवाई गई थी, जिस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया जीती थी। अब जरा ध्यान से देखना, ये आईसीसी वर्ल्ड 11 और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया क्या कर गई, जीत गई उस सीरीज को। अब आईसीसी वर्ल्ड 11 में क्या थे, वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेटर थे उस टाइम के, फिर भी ऑस्ट्रेलिया कैसे जीत गई? इसका मतलब ये जो टीम थी ये बेस्ट नहीं थी, मन से बनाई हुई टीम थी। यानी कि ये क्या हो गई, ये ओपिनियन बेस्ड थी। अबे ओपिनियन बेस्ड चीज है, तो यानी कि ये क्या वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड ना होने के कारण ये सेट भी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब इसमें भी सबके अपने अपने ओपिनियन है। कोई कहेगा कि शेर सबसे ताकतवर है, और कोई कहेगा कि शेर से ताकतवर तो हाथी है, हाथी उसे एक झटके में पटक सकता है। लेकिन अब मेरे जैसे कुछ लोग हैं, वो बोलेंगे एक चींटी ना जाने कितने हाथियों की नाक में दम कर सकती है। तो सबके लिए जो डेंजरस एनिमल का क्राइटेरिया है वो अलग अलग हो गया। जैसे पर्सन 1, पर्सन 1 क्या कह रहा है, शेर यानी कि लायन। पर्सन 2 का ओपिनियन है एलिफेंट, और मेरा ओपिनियन है एक चींटी। तो ये सारे एनिमल जो है वो डेंजरस है। ये जो शेर है हाथी से हार जाएगा, हाथी जो है वो चींटी से हार जाएगा, और चींटी जो है वो शेर से हार सकती है बहुत आराम से। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कौन डेंजरस है। तो सवाल तो यही पैदा होता है कि कौन डेंजरस है। इनमें से डेंजरस कौन है, सबसे पहला सवाल तो यही पैदा होता है। अब ये सवाल क्योंकि पैदा हो रहा है, तो यानी कि ये क्या है, ओपिनियन बेस्ड है, यानी कि वेल डिफाइंड नहीं है। और वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या है, सेट भी नहीं होगा। आई थिंक ये आपको आ गया होगा समझ में। अब चलिए अगले पार्ट की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6, कलेक्शन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन में क्या क्या वर्ड है, हमारा ई है, बिल्कुल है। ई के बाद एक्स आ रहा है, एक्स के बाद ए आ गया, उसके बाद एम आ गया, फिर आई आ गया, फिर एन आ गया। ई एक्स ए एम आई एन, एग्जामिन। फिर ए, अब ए आ चुका है तो मैं दूसरी बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद हमारा टी जो है, टी भी आ रहा है, ठीक। फिर आई, क्योंकि आई भी आ गया तो दूसरी बार से नहीं लिखूंगा। अब ओ, ओ लिखूंगा मैं क्योंकि अभी तक वो एक भी बार नहीं आया, और एन एक बार आ चुका है तो उसे दूसरी बार नहीं लिखा जाएगा। तो जो हमारे वर्ड है कुछ इस तरह से हो गए, ई एक्स ए एम आई एन टी ओ, कुछ इस तरह से हो गए हमारे वर्ड। अब अगर मैं पूछूं क्या वॉइस का एलिमेंट है, तो आंसर होगा ऑब्वियसली नो। एंड अगर मैं पूछूं क्या एक्स इसका एलिमेंट है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि दिख रहा है। और यहाँ पर हम ना चाहते हुए भी अपनी मर्जी से कुछ अदला बदली नहीं कर सकते, क्योंकि जो एग्जामिनेशन की स्पेलिंग है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। यानी कि ये किसी रूल एंड रेगुलेशन से बाउंडेड है। अब रूल एंड रेगुलेशन से बाउंडेड है तो यानी कि ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। वेल डिफाइंड हो गया, और वेल डिफाइंड हो गया तो ये क्या हो गया, सेट भी हो गया। अब उसके बाद अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में जो जो लड़के हैं उनका कलेक्शन। तो स्कूल तो अपन सब जाते होंगे, स्कूल में अपन के पास एक क्लास भी होगी। अब क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, अब बच्चों में से कौन कौन लड़के हैं ये बताना तो बड़ा आसान काम है। हाँ, ये हो सकता है कि सबके लिए अलग अलग हो, सबके लिए अलग अलग हो सकता है।
माइट बी डिफरेंट फॉर ऑल, लेकिन सबसे पूछा भी तो इंडिविजुअली गया है, योर लगा है, यानी कि सबसे क्या पूछा गया है, अलग अलग पूछा गया है कि तुम अपना बताओ और तुम अपना बताओ। तो अब ये क्या हो गया, ये सेट हो गया। क्यों? क्योंकि वेल डिफाइंड है, सबके लिए इंडिविजुअली वेल डिफाइंड है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये सेट हो गया। उसके बाद कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर यानी कि जो हमारे यहाँ कैलेंडर टंगा रहता है उसमें जो महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, वो सारे हमारे क्या होते हैं, मंथ्स ऑफ अ कैलेंडर ईयर। और जो हमारा जैसे कैलेंडर पे लिखा हुआ है 2025, तो हमारा जो कैलेंडर ईयर होता है वो होता है 2025। तो ये बताना भी बहुत आसान है, ये क्या होंगे, जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्यों? क्योंकि किसी स्टैंडर्ड से बाउंडेड है, तो वेल डिफाइंड हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारा सेट भी हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, कलेक्शन ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो अब इसके जो भी रूट होंगे, रियल हो या इमेजिनरी हो, क्या होंगे, फिक्स तो रहेंगे ही। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर फिक्स्ड, क्योंकि इक्वेशन फिक्स है। जब चार रूट माने होंगे कि इस इक्वेशन के रूट ये है और ऐसी इक्वेशन हमें बनानी है, तभी तो इक्वेशन बन पाई होगी। और अगर रूट माने ही नहीं होंगे तो कहां से बन पाई होगी इक्वेशन। तो इसीलिए रूट इस इक्वेशन के क्या फिक्स है, और चार रूट रहेंगे, तो ये जो चार रूट का सेट रहेगा हमारा वेल डिफाइंड रहेगा, और क्योंकि वेल डिफाइंड है तो सेट भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, कलेक्शन ऑफ मोस्ट 10 मोस्ट इमोशनल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। अब हर लड़की को अपने आप में लगता है कि सबसे ज्यादा बोर होती है, लेकिन ये सच नहीं है, शायद उससे भी ज्यादा रोने वाली कहीं मिल जाए उसे। तो ये क्या है, सबकी हर लड़की की नजर में वो इमोशनल होती है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वो सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी नजरों में सबसे आगे तो वही है, और पीछे वालों का उसे पता नहीं। समझ गए? और इमोशन, इमोशन कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसे हम डिफाइन कर सके। जैसे हम लेंथ को नापते हैं सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर में, इमोशन को नापने के लिए हमारे पास कोई मेजरमेंट टेप है नहीं, तो इसीलिए ये क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या है, सेट भी नहीं होगा। तो अपन ने ये तो सीख लिया होगा क्या सेट है और क्या सेट नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ वेल नोन सेट्स के बारे में, और ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। हम्म, अब इसमें देखना जरा, पहले एन, जहां पर आपको एन लिखा दिख गया वहां पर क्या होगा, सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। एन होता है हमारा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि अगर कोई आपसे बोले एन, तो एन अपने आप में ही हो जाएगा 1, 2, 3, 4, फिर ऐसे डॉट डॉट मार के छोड़ देना। ये डॉट मारने का मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने जा रहे हैं आगे, उतने के उतने सारे आ जाए। और उसके बाद अगला है हमारे पास जेड। तो जेड होता है हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स यानी कि जहां कहीं भी आपको अगर जेड लिखा दिख जाए, तो जेड यानी कि आपका ऐसा होगा 0, प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, और ये जहां तक जा रहा है वहां तक, तो आगे डॉट मार के छोड़ देना। उसके बाद हमारा है अगला सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू, तो क्यू को हम कैसे लिखेंगे,
Q इज इक्वल टू P अपॉन Q, क्योंकि रेशनल नंबर को तो हम P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि P बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज अ नॉन जीरो इंटीजर। कुछ इस तरह से लिख देंगे हम इसे। तो जहां पर आपको रेशनल Q दिखे तो Q का मतलब सारे के सारे रेशनल नंबर का सेट। फिर जहां पर आपको R दिख जाए, R देखने का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और जहां पर आपको Z पॉजिटिव दिखे, Z पॉजिटिव यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ऑल पॉजिटिव इंटीजर कैसे लिखेंगे? ऑल पॉजिटिव इंटीजर एज इट इज ऐसे उठाकर लिख सकते हैं अपन, Z पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर यानी कि नेचुरल नंबर ही होता है दूसरी भाषा में, या फिर अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ऑल नॉन पॉजिटिव यानी कि नॉन पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव ना हो, तो जीरो नहीं आएगा, सॉरी जीरो आएगा उसमें, और ये 1 2 3 4 ये सब नहीं आएंगे। तो नॉन पॉजिटिव यानी कि बस पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, तो वो 0 -1 -2 कुछ इस तरह से होगा। तो इसे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू, मतलब ए कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका, ए अभी खुद से माना हुआ है, ठीक है। इसे ऐसे लिखेंगे, या फिर ऐसा करो, अभी इसे कुछ मत करो, इक्वल टू करके लिख देते अपन, ठीक है। तो इसे ऐसे लिखेंगे अपन 0 कॉमा -1 कॉमा -2 कुछ इस तरह से। और अगर उसी तरह से नॉन नेगेटिव बोला जाए तो नॉन नेगेटिव में 0 1 2 ऐसे होंगे, -1 -2 ये सब नहीं आएगा। और Q पॉजिटिव यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। और उसी तरह से अगला है हमारे पास R पॉजिटिव यानी कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर का सेट। तो चलिए ये तो अपन ने समझ लिया बहुत अच्छे से, और नोट भी शायद आप लोगों ने कर लिया होगा। तो अपन आगे चलते अब। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना है वो है सेट के एलिमेंट या फिर उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। अब इसमें लिखा है कि एलिमेंट जो होते हैं हमारे सेट के वो हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। एलिमेंट ऑफ अ सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, ठीक है। और सेट किससे डिनोट किए जाते हैं? हमारे कैपिटल लेटर से। और उसके बाद ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और या मेंबर। अब जो हमारे सेट में जो एलिमेंट होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं, या तो मेंबर ऑफ सेट बोलते हैं, या तो एलिमेंट ऑफ सेट या फिर मेंबर ऑफ सेट। और अगर हम बोलना चाहते हैं कि अगर हमारा जो ए है जो कि एलिमेंट है वो हमारा सेट ए में आ रहा है, तो हमारे पास ये लिखने का तरीका है, ये जो ए और उसके बाद फिर एक ई जैसा साइन है, फिर उसमें उसके बाद बड़ा ए है, जिसे हम पढ़ते हैं कुछ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और ये जो ये वाला साइन है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ये वाला साइन क्या होता है? इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है अपन, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है। और अगर उसी तरह से अगर हम बोलना चाहते हैं कि जो स्मॉल ए है ये कैपिटल ए में नहीं लाई कर रहा है, तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे कि स्मॉल ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और ये वाला जो साइन होता है ये क्या होता है? हमारा नॉट बिलोंग्स टू। आई थिंक ये आ गया होगा समझ में आपको इतना। तो चलिए हम साइन को यूज करना सीख लेते हैं, बिलोंग्स टू है या नॉन बिलोंग्स टू है। आप लोग खुद ट्राई कीजिए पहले,
अगर आपको दिया हुआ है सेट ए के एलिमेंट्स दिए हुए, तो कौन कौन से एलिमेंट उसमें बिलोंग करेंगे और कौन से एलिमेंट नहीं बिलोंग करेंगे, ये आप लोग थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो शायद आप लोगों ने अब कर लिया होगा, इसे वीडियो को पॉज करके अच्छे से ट्राई किया होगा। तो अब देखिएगा, ए में जो हमारे सारे एलिमेंट्स है वो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से कुछ हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं, और इसके अलावा जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो ए को नहीं बिलोंग करेंगे। जैसे हमारा 5 है, तो 5 क्या हमारा सेट में प्रेजेंट है? बिल्कुल है। तो 5 क्या होगा? 5 बिलोंग्स टू ए होगा। और उसी तरह से सेकंड वाला, क्या 8 हमारा सेट में दिख रहा है? 8 इज नॉट इन सेट, ए हमारा सेट में नहीं दिख रहा है, तो ए क्या होगा? सॉरी, तो ये 8 क्या होगा हमारा? डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए जो 8 है हमारा ए में नहीं आएगा। अब उसी तरह से अगला है हमारा 0, तो क्या हमारा 0 सेट में दिख रहा है? 0 हमारा सेट ए का मेंबर नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और फोर्थ, फोर्थ यानी कि 4 बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू ए, ये बताना है। अब 4 जो है हमारा यहां पर, ये देखिए सेट में प्रेजेंट है। अब 4 क्योंकि सेट में प्रेजेंट है, तो 4 क्या हमारा ए को बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, तो 4 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद फिफ्थ, 2 - ए, तो यहां पर क्या अपन को सेट में 2 दिख रहा है क्या? ये देखिए, मेरे को तो दिख गया, तो ये क्या होगा? 2 बिलोंग्स टू ए। और उसके बाद फिर सिक्स वाला, सिक्स हमारा 10 क्या इस एलिमेंट इस सेट में दिख रहा है? पूरे इस पूरे सेट में 10 नाम का कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो यानी कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये जो है हमारा इस तरह से बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू ए साइन का जो होता है यूज होता है वो, ठीक है। हम उसके बाद चलिए अपन आगे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है हमारा रोस्टर मेथड ऑफ लिस्टिंग। आज हमें कुल मिलाकर 2 मेथड सीखने हैं। पहला तो है रोस्टर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। इन दोनों पे हमें अपनी अच्छी कमांड करनी है। तो रोस्टर मेथड हमारा क्या कहता है कि करली ब्रेसेस यूज करो, हमेशा हमेशा क्या करो? करली ब्रेसेस को यूज करो, ठीक है। तो करली ब्रेसेस को यूज करेंगे, जैसे हमारे मान लीजिए कि मेरे बैग में क्या क्या है? मेरे बैग में मैथ्स की बुक है, और फिर टिफिन है, और फिर नारियल पानी है, और उसके अलावा पेंसिल बॉक्स है। ये 4 चीजें मेरे बैग में है। तो अब ये क्या हो गए हमारे? ये जो बैग है हमारा, बैग हो गया हमारा करली ब्रेस। और ये जो हो गए हमारे एलिमेंट्स, इनको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, उसको सी मान लेता हूं, और इसको डी मान लेता हूं। और ये जो हो गए, ये 4 हो गए, चारों ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। इसको मैंने बैग, करली ब्रेस को बैग मानेंगे और इसको एलिमेंट मानेंगे। और अगर मेरे बैग में क्या क्या है, अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, एस करली ब्रेस खोला मैंने, फिर ए बी सी डी, और करली ब्रेस को बंद कर दिया। अब इसका मतलब क्या कि मेरा बैग एकदम बढ़िया पैक्ड है, और पैक्ड बैग के अंदर मेरे पास है मैथ्स की बुक, टिफिन, और नारियल पानी, और पेंसिल का बॉक्स। तो हमारा जो रोस्टर मेथड होता है एकदम इसी तरह से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहां पर ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा हुआ है इसके अंदर,
हमारा करली ब्रेस के अंदर a कॉमा b कॉमा c लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि एग्जैक्टली a b और c आ रहे हैं, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा है। नो एक्स्ट्रास एंड नो रिपीटेड, ये बात याद रखिएगा। जैसे अगर मैंने वहां पर लिखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, अब सी है मेरा नारियल पानी, तो अब इसमें यह भी नहीं हो सकता कि नारियल पानी 2 बार आ जाए। आई थिंक ये आ गया होगा समझ में। और ये जो हमारा करली ब्रेस होता है, करली ब्रेस को कह लो या तो सील गिफ्ट बॉक्स कह लो, कि जो उसके अंदर है वो उसके अंदर रहेगा, ना कुछ अंदर घुस सकता है ना कुछ उससे बाहर निकल सकता है। या फिर बैकपैक कह लो, कि मतलब बैग के अंदर जो है वही है, ना उससे कुछ बाहर आ सकता है ना कुछ उसके अंदर जा सकता है। अब सील्ड गिफ्ट बॉक्स यानी कि वॉट एवर इज इनसाइड इज ऑल यू गेट, यानी कि जो जो अंदर है वो सब आपको मिलेगा, उसके अलावा कुछ और भी नहीं मिलेगा, ना उससे कम मिलेगा। तो आई थिंक रोस्टर मेथड आ गया होगा समझ में। अब एक सैंपल देख लेते अपन। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो पहले क्या करेंगे, पहले तो हमें सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 है, यानी कि 2 इंटू 1। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस माइनस का 2√2/2, या फिर कह लो 2 प्लस माइनस का √2। तो इसके दो एलिमेंट बन गए हमारे पास, पहला हो गया हमारे पास 2 प्लस √2 एंड दूसरा एलिमेंट बन गया 2 माइनस का √2। अब ये जो आ गए हमारे सॉल्यूशन आ गए। अब सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले तो हमें क्या करना होता है, सेट का नामकरण, पहले तो सेट का कुछ नाम रखना होता है हमें। जैसे अब मैं इसका नाम रख देता हूं ए रख दिया मैंने, ठीक है। अब ए लिखने के बाद अब इसमें मैं पूछा क्या गया था, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, यानी कि सेट के अंदर क्या होने चाहिए, इसके सॉल्यूशन होने चाहिए। अब सॉल्यूशन क्या मिल गए, पहला तो ये मिल गया, दूसरा ये मिल गया। तो यानी कि 2 प्लस √2 कॉमा 2 माइनस का √2। इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, ब्रैकेट को बंद कर दूंगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन तो होगा नहीं। एंड सेकेंड वाला आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं। आई थिंक हो गया होगा। अब इसमें क्या लिखा है, राइट ऑल द इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेसर देन और इक्वल टू 16। इवन पॉजिटिव इंटीजर लेसर देन और इक्वल टू 16, तो कौन कौन से हो सकते हैं। पहले तो सेट का नेम रखूंगा मैं, सेट का नेम मान लीजिए ए रख लेता हूं, ए या बी कुछ भी रख सकते हो आप लोग, अपनी मर्जी का भी रख सकते हो। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव भी हो और इवन भी हो। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है हमारा, 2 होता है। फिर 2 के बाद अगला 4, फिर 6, 8, 10, 12, फिर 14, और क्या 16 आएगा इसमें, क्योंकि इसमें बोला है लेसर देन और इक्वल टू 16, तो 16 भी हमारा इसमें आएगा और 16 से आगे नहीं आएंगे। तो अब ये क्या हमारे सारे एलिमेंट हो गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसके अलावा तो कुछ और एलिमेंट डाल नहीं सकते अपन, तो इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब अगली स्लाइड निकाल रहा हूं मैं। वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, अब जरा देखिए। अब इसमें क्या लिखा है,
लिस्ट द नंबर ऑफ पॉसिबल लिस्ट द पॉसिबल नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ यूजिंग रोस्टर फॉर्म। एक महीने में कितने कितने दिन हो सकते हैं उनको बताना है रोस्टर फॉर्म का यूज करके। तो कैसे बताएंगे? पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है हमें कि कितने दिन हो सकते हैं। तो हमारा एक महीना होता है या तो 31 डेज का या फिर 30 डेज का, और या फिर कह सकते हैं 28 डेज, जो कि हमारा एक ही महीना होता है फेब्रवरी। लेकिन फेब्रवरी में एक एक्सेप्शन भी है, 29 डेज भी होते हैं लीप ईयर में। तो यानी कि ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, पहले तो सेट का नाम रखेंगे, मैं इस बार अलग नाम रखता हूं, बी नाम रख देता हूं उसका। उसके बाद ऐसे लिखेंगे 28, 29, 30 और 31। यानी कि इस सेट के अलावा कोई और दिन नहीं हो सकते। क्या आपने सुना है कभी एक महीना हमारा 32 दिन का हो गया या फिर 27 दिन का हो गया? अगर सुना हो तो मुझे बताना, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता है। अब उसके बाद लिस्ट आउट ऑल द वॉवेल्स ऑफ वर्ड इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। अब इक्वेशन में कौन कौन से वॉवल है? एक तो ये हो गया ई, फिर यू हो गया, फिर ए हो गया, फिर आई हो गया, फिर ओ हो गया। तो ये हमारा क्या बन गया? सेट बी इज इक्वल टू ए, ई, आई, ओ और यू। इक्वेशन एक हमारा ऐसा वर्ड है जिसमें सारे के सारे वॉवल आते हैं, और आपको ये चीज दिख भी गई होगी बहुत आराम से। तो चलिए अब अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स हैविंग देयर एटॉमिक नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। यानी कि पहले तो सेट का नेम दूंगा मैं इसका नाम इस बार सी रख देता हूं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर लेस देन 10, यानी कि हमें वो एटम चाहिए जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, 1 से लेके 9 तक हो। तो वो एटम्स कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद जो नियोन होता है, नियोन का हमारा एटॉमिक नंबर 10 होता है, और इसमें केवल लेस देन 10 बोला गया था, तो इसीलिए हमारा यहीं पर खत्म हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है शायद। लिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन x माइनस का 5 इज लेसर देन 10। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं इस 5 को यहां ले जाता हूं, तो इससे क्या पता चल गया, x इज लेसर देन 15 है हमारा। और हमें क्या करना था, सारे नेचुरल नंबर लिस्ट करने थे। तो 15 से छोटे सारे नेचुरल नंबर लिस्ट करने, तो इसको मैं मान लेता हूं सेट x, ठीक है। x में क्या होंगे, 15 से छोटे सारे नेचुरल नंबर होंगे, यानी कि 1 2 3 4 कहां तक, 14 तक होंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। और इसमें 15 भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सा साइन है, लेसर देन। अब लेसर देन साइन है तो इसीलिए 15 भी नहीं आने वाला है। आई थिंक आ गया होगा समझ में। अब अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन। अब इसमें क्या है, रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू 9 इन रोस्टर फॉर्म। तो हमारा जो एक्स का स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए, लेसर देन और इक्वल टू 9। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। एक्स स्क्वायर हमें लेसर देन और इक्वल टू 9 दिया हुआ है, और जो हमारा एक्स स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है हमारा मॉड्यूलस ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 9 होता है वो होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स का स्क्वायर इज लेसर देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब देखिएगा जरा, यहाँ पर 3 भी पॉजिटिव है और मॉड एक्स भी पॉजिटिव है,
तो यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां से कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेसर देन इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकते हैं अपन। वैसे ये अभी पढ़ाया जाएगा, एक चैप्टर है पूरा इनइक्वालिटीज उसमें, लेकिन जितना अपन को पढ़ाया गया अभी तक तो उससे भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन रहा है। तो मॉड एक्स हमारा 3 से छोटा होना चाहिए, तो एक्स हमारा क्या क्या हो सकता है? तो एक्स हमारा हो सकता है कुछ भी। तो हमारा एक्स बिलोंग्स टू क्या क्या हो सकता है, क्योंकि एक्स एक एलिमेंट है तो किस किस को बिलोंग कर सकता है वो, अब वो पूरा सेट लिख सकते हैं अपन। तो पहले तो मॉड ऑफ -3 क्या होता है? 3 होता है, तो माइनस का 3 चलेगा अपन को, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद -2 का मॉड क्या होता है? वो भी 2 होता है, तो हमारा जो 2 होता है वो 3 से छोटा होता है, तो ये भी चलेगा अपन को। तो इसी तरह से बाकी के एलिमेंट आएंगे हमारे माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3। तो यानी कि अब हमारा सेट ए क्या आ गया? सेट ए आ गया हमारा -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। उसके बाद हमारा अगला लिस्ट आउट ऑल द नेचुरल नंबर सच दैट x प्लस 10 इज लेसर देन इक्वल टू 9। तो अब x प्लस 10 इज लेसर देन इक्वल टू 9 आ गया, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? हम 10 को यहां ले जाते हैं, तो ये क्या हो गया? x इज लेसर देन -1। तो हमारा x -1 से छोटा भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो ये क्या हो सकता, तो ये क्या होगा? हम -1 से सारे नंबर की बात करें छोटे हैं जो, तो वो होंगे हमारे -2, -3, -4, ठीक है, इस तरह से होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें बोला नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो आ ही नहीं सकता, तो लिखेंगे नॉट एनी नेचुरल नंबर सेटिस्फाइज। कोई नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कि हमारा जो सेट ए है, सेट ए को हम कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू, फिर दो करली ब्रेस लगाएंगे, बीच में कुछ नहीं लिखना है और ऐसे ही खाली छोड़ देना है। या फिर इसके अलावा एक और मेथड है, ए इज इक्वल टू फाई। ये जो साइन होता है इसको हम पढ़ते हैं फाई, PHI, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू फाई, जब पूरा खाली आ रहा हो तो या तो ए इज इक्वल टू फाई या फिर ए इज इक्वल टू दो करली ब्रेसेस और उसके बीच में कुछ भी नहीं। अगला जो हमारा मेथड है वो है हमारा प्रॉपर्टी मेथड, या फिर कह लो सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो हमारा सेट बिल्डर मेथड होता है, सेट बिल्डर मेथड हमारा किन्हीं भी एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे क्या करता है? कोगुलेट करता है और एक साथ लिखते हैं। और इसे लिखने का हमारा तरीका क्या है? हमारा ईच एलिमेंट इज जनरलाइज्ड एज वेरिएबल एक्स, यानी कि हर एक एलिमेंट को हम क्या करते हैं? वेरिएबल एक्स के फॉर्म में जनरलाइज कर लेते हैं, या फिर कह लो आसान भाषा में कि वेरिएबल एक्स मान लेते हैं हर एक एलिमेंट को, ठीक है। एंड उसके बाद देन आफ्टर कॉलन, या तो कॉलन या फिर एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, या तो कॉलन या फिर एक वर्टिकल लाइन खींच के द प्रॉपर्टी विच डिफाइंस ईच एलिमेंट इज रिटन, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो उसको हम क्या कर देंगे? लिख देंगे। आ गया समझ में? और हाँ, प्रॉपर्टी लिखते टाइम एक चीज और याद रखनी है कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं लिखनी है कि एक आध एलिमेंट और एक्स्ट्रा आ जाए या फिर एक आध एलिमेंट कम हो जाए। जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो सभी की होनी चाहिए, उन सबके अलावा किसी और की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अभी एक दो एग्जांपल करेंगे, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और प्रॉपर्टी जो है हमारी, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, जैसे हमारे पास दिया हुआ सेट ए इज इक्वल टू 1, 3, 5, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स के बाद एक वर्टिकल लाइन खींचने के बाद एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर और एक्स इज लेसर देन 5। तो अब इसमें इसने कितनी प्रॉपर्टी लिखी? 3 प्रॉपर्टी लिखी है यहाँ पे। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या है? एक्स इज ऑड। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी एक्स इज नेचुरल नंबर।
तीसरी प्रॉपर्टी कि x हमारा क्या है, लेसर देन इक्वल टू 5। तो यहां पर 3 प्रॉपर्टीज इसने मेंशन की है, ठीक है, और 3 से ज्यादा भी लिखी जा सकती है, लेकिन उस प्रॉपर्टी की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन, प्रॉपर्टी मस्ट इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट। पहले तो ये हो गया कि जो हमारी प्रॉपर्टी है सारे सेट के एलिमेंट को इंक्लूड करनी चाहिए। उसके अलावा दूसरी जो कंडीशन है, प्रॉपर्टी मस्ट नॉट रिजल्ट एनी एक्स्ट्रा एलिमेंट, यानी कि प्रॉपर्टी से कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं आना चाहिए। तो यानी कि प्रॉपर्टी जो है बहुत केयरफुली हमें फ्रेम करनी है, लेकिन हम सीख जाएंगे धीरे धीरे, ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे अब यहां पर क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले तो मैं करके दिखाता हूं। एंड हाँ, ये जो है हमारा, ये करने के हमारे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहो तो कहते अलग तरीके से लिख सकते हो, और मैंने चाहे तो अलग तरीके से लिखा, लेकिन हमें क्या करना है कि सबको सेटिस्फाई करवाना है। ना कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा आना चाहिए, ना उससे कम आना चाहिए। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, 3 6 9 12। तो ये 3 की टेबल दिख रही है। अब 3 की टेबल दिख रही है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं उसे, ए इज इक्वल टू, पहले तो सेट का नाम मैंने मान लिया ए है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू, मैंने पहले ब्रैकेट बनाया करली वाला, फिर एक्स, एक्स के बाद एक लाइन खींचूंगा, चाहे तो आप कॉलन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर लिखूंगा एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, और उसके बाद फिर एक्स इज लेसर देन इक्वल टू 12। पहला तो तरीका ये हो गया लिखने का। उसके बाद अब देखिएगा जरा अगला, कि ये क्या लिखा हुआ है, ये 3 into 1 लिखा है, ये 3 into 2 लिखा है, ये 3 into 3 लिखा है, और ये 3 into 4 लिखा हुआ है। तो अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि a इज इक्वल टू, यहां पर लिखूंगा x, फिर लिखूंगा यहां पर x की वैल्यू है 3n, और फिर लिखूंगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n इज लेसर देन और इक्वल टू 4। अब यहां पर मैंने कितनी प्रॉपर्टी लिखी, x की मैंने 3 प्रॉपर्टी लिख दी, कि x इज इक्वल टू 3n है, और x एक नेचुरल नंबर है, सॉरी, और n एक नेचुरल नंबर है जहां पर, और n की वैल्यू क्या है, 4 से कम है, क्योंकि यहां पर 3 into 1 3 into 2 3 into 3 3 into 4, यही 4 एलिमेंट आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो यहां से भी अगर n की वैल्यू में 1 2 3 4 रखूंगा तो ये 4 एलिमेंट अपने आ जाएंगे। तो यानी कि ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। तो यानी कि सेट बिल्डर मेथड जो है, सेट बिल्डर मेथड में हम एक से ज्यादा तरीके से अपने सेट को बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी मैं बनाता हूं। अब जरा देखना, ये क्या है, 2 है हमारा, 2 तो 2 ही है, 4 जो है हमारा 2 का स्क्वायर होता है, 8 जो है हमारा 2 का क्यूब होता है, 16 हमारा 2 की पावर 4 होता है, और 32 हमारा 2 की पावर 5 होता है, ठीक है। तो अब मैं से चाहूं सेट बिल्डर फॉर्म में तो ऐसे लिखूंगा, a इज इक्वल टू एक्स, फिर स्लैश लगा के x इज इक्वल टू 2 की पावर n, जहां पर n क्या है अपना नेचुरल नंबर है, और n क्या है, n इज लेसर देन इक्वल टू 5। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और इफ n इज लेसर देन 6, ठीक है। चाहो तो आप n लेसर देन 6 भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक चीज मेंशन कर दी है कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर 5 4 3 2 1, इनके अलावा कोई और तो आ नहीं सकता। तो ये भी अपन को चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ट्राई कीजिए थे, वीडियो को पॉज करके फिर मैं बता दूं। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा इसे वीडियो को रोक के। तो अब चलिए जरा देखिएगा, 5 तो होता है हमारा, 5 तो होता है 5 की पावर 1,
25 होता हमारा 5 का स्क्वायर, 125 होता हमारा 5 का क्यूब, 625 होता हमारा 5 की पावर 4। तो यानी कि ये 5 की पावर n के फॉर्म में चल रहा है, जो भी चल रहा है अपना। तो इसे मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू, पहले लिखूंगा x, फिर x बराबर 5 की पावर n, जहां पर n क्या होगा अपना, n पहली बात तो एक नेचुरल नंबर होगा हमारा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और दूसरी बात, n हमारा क्या है, लेसर देन और इक्वल टू 4 है। उसके बाद हमारा फोर्थ वाला, ये क्या दिख रहा है, 2 4 6 8 10, मतलब ऐसे चल रहा है, सारे इवन नंबर का सेट है। अगला एलिमेंट आएगा 12, उसके अगला 14, अगला 16, उसके अगला 18, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो इसे मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। तो पहला तो हमारा a इज इक्वल टू x, फिर लिखूंगा x इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक तरीका तो ये हो गया कि a इज इक्वल टू एक्स और x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, दूसरा तरीका, अब चाहे तो देखिए इसे मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूं। आ, इसे मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 4, इस वाले को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, अगले वाले को 2 इंटू 6, उसके अगले वाले को 2 इंटू 7, ऐसे ऐसे करके मेरा सिलसिला चलता चलेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a बराबर x, जहां पर मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 2n। ठीक है, x इज इक्वल टू 2n, जहां पर n क्या अपना, n एक नेचुरल नंबर है, और यहीं पर हमारी बात क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक चल रहा है ना, तो आखिरी नेचुरल नंबर कौन सा होगा वो तो हमें पता नहीं, तो हम इतना लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको ट्राई कीजिए आप। शायद कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा देखिएगा ये कैसे होगा। ये जो हमारा 1 है, 1 तो हमारा 1 का स्क्वायर है, जो 4 है हमारा 2 का स्क्वायर है, 9 जो है हमारा 3 का स्क्वायर है, 16 हमारा 4 का स्क्वायर है, और ये आखिरी में हमारा जो है 10 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब मैं चाहूं तो इस सेट को ऐसे लिख सकता हूं, पहले तो a इज इक्वल टू एक्स, फिर लिखूंगा x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, यानी कि n एक नेचुरल नंबर है, और n इज लेसर देन और इक्वल टू 10 है। ठीक है, चाहे तो मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद दूसरा, मैं दूसरा तरीका ऐसे में लिख सकता हूं, x, फिर लिखूंगा यहां पर x इज अ स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेसर देन और इक्वल टू 10, स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऐसा करता हूं लेसर देन 11 लिख देता हूं। अब ये क्या हुआ, ये मैं बताता हूं। अब इसमें क्या लिखा है, एक्स इज स्क्वायर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, लेकिन सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर किया तो हमारे पास क्या क्या हो गया, हमारे पास तो 121 भी हो गया, 144 भी हो गया, 169 भी हो गया, 196 भी हो गया, 225 भी हो गया। तो अब इन सारे एलिमेंट को हटाने के लिए हमने एक चीज और लिख दी कि एक्स क्या है हमारा, लेस देन 11। ठीक है, सॉरी, मतलब नेचुरल नंबर क्या हमारे, लेस देन 11। अब लेस देन 11 यानी कि इक्वल टू 11 भी नहीं है। अब इक्वल टू 11 नहीं है तो क्या हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, और सबके स्क्वायर यहाँ पर इस सेट में क्या है, लिस्टेड है। आई थिंक आ गया होगा समझ में। तो चलिए अगले की तरफ चलिए आप। तो हम लोगों को ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है और कौन कौन से नहीं है। तो पहला वाला बताइए, 21 belongs to x and x has exactly 4 positive factors। तो अब चलिए जरा देख लेते हैं। अब 21 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, पहले तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 3, 3 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 21 के फैक्टर क्या क्या हो गए, पहले तो 3 और 7 हो गए, लेकिन
इसके अलावा भी दो फैक्टर और होंगे। क्या क्या होंगे? अब जैसे कोई नंबर होता है, नंबर नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो वन, और वो नंबर खुद। मतलब नंबर के कम से कम दो फैक्टर तो होते ही है, एक तो नंबर खुद होता है, और उसके अलावा वन। और वन के अलावा भी दो फैक्टर और निकल आए, तो टोटल फैक्टर कितने हो गए? टोटल फैक्टर हो गए हमारे चार। टोटल हमारे चार फैक्टर हो गए। तो अब चार फैक्टर हो गए, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्राई कीजिए जरा, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। हम्म, तो चलिए ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसमें 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, ठीक है। तो 64 का जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 2 हो गया, फिर यहाँ 32, और फिर आया 2, फिर आया 16, फिर 2 आ गया। 2 आने के बाद ये क्या हो गया, यहाँ पर 8, फिर आ गया 2, फिर आया 4, फिर यहाँ पर और किया, यहाँ पर है ना, कहते फिर एक 2 लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 2 बच गया। अब इसके आगे होगा नहीं, यानी कि कितने बार 2 लिखा, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो यानी कि 2 कितनी बार आ गया, 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये तो हमें दिख रहा है बहुत आसानी से। लेकिन अब 64 के फैक्टर क्या क्या होंगे, ये भी देख लेते हैं। 64 का पहला फैक्टर जो होगा वो होगा हमारा 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। 1 के बाद पहला फैक्टर होगा हमारा 2 की पावर 1, फिर होगा 2 का स्क्वायर, फिर होगा 2 का क्यूब, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, और लास्ट फैक्टर होगा हमारा 2 की पावर 6। ये हो गया। अभी आपको भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन जब स्लाइड आपके पास पहुंचेगी मतलब, तो आपको बढ़िया दिखेगा ये, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, अब 1 का मीन तो 1 ही होता है, 2 की पावर 1 का 2, 2 के स्क्वायर का 4, 2 की पावर 3 का होता है 8, ये होता है 16, ये होता है 32, ये हो गया 64। अब इन सबको जोड़ दीजिए। अब इसमें क्या लिखा है, 64 बिलोंग्स टू वाई, द सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ वाई इज 2y। यानी कि इन सब का सम क्या होना चाहिए, 2 into 64 होना चाहिए, यानी कि 128 होना चाहिए। लेकिन अब जरा देख लेते हैं इनको ऐड करके। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15, और 16 31, 32 जोड़ा तो 63, 63 + 64 क्या हो गया, ये हो गया 127। लेकिन इसके हिसाब से तो सम क्या आना चाहिए था, 128 आना चाहिए था। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि सारे फैक्टर को जोड़ने के बाद जो हमारा सम है वो आना चाहिए था 128। लेकिन हमारा सम क्या आ रहा है, 127 आ रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसमें क्या बताना अपन को, क्या x इस एलिमेंट को बिलोंग नहीं कर, x मतलब जो हमारा 2 एलिमेंट है, क्या वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है? तो हम क्या करेंगे, यहां पर 2 रख के देख लेंगे। अब इसमें क्या बोला गया है कि मतलब x हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम x की जगह 2 रख के देख लेते हैं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2 तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साइन क्या, डज नॉट बिलोंग, ठीक है। और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है, फिर तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हम निकालेंगे यहाँ पर F2। F2 क्या हो गया हमारा, 2 की पावर 4 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ 2 का क्यूब, प्लस का 4 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर, माइनस का 5 टाइम्स ऑफ 2 प्लस का 6। इवेलुएट कर लेते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया 16 माइनस का 24 प्लस का 16 माइनस का 10 प्लस का 6, ये हो गया हमारा। तो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ दूं तो ये क्या हो गया, 16 + 6 22 प्लस का 16 यानी कि 38। एक मिनट देख लेता हूं मैं एक और बार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है शायद। ये हो गया 16 प्लस का 6, ये हो गया हमारा 22, 22 + 16 38, हाँ भाई कोई गड़बड़ नहीं है। और ये आ गया हमारा 4, 38 माइनस का 34 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो यानी कि
जो हमारा टू है, टू डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब यानी कि हमारा जो टू है इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया हमारा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, 23562 डज नॉट बिलोंग टू सेट y वेयर y इज डिविजिबल बाई 9। तो हमारे को y की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, एक बार लिख देता हूं मैं, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ 9। ठीक है, तो 9 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9। अभी देखिए, अभी तो बहुत बेसिक बेसिक चल रहा है, तो मेरे हिसाब से अपन कवर कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, लेकिन जहां से बैकलॉग ज्यादा हो गया और जहां से मेरी स्पीड बढ़ने लगी, अगर आप इसे देख रहे हैं तो मतलब शायद कुछ फायदा नहीं होगा, मतलब बाद में ये सब देखने का, क्योंकि अभी जो है बहुत आराम आराम से चल रहा है। आगे वाले चैप्टर में जो आने वाले हैं उनमें ना जाने कितने स्टेप तो मैं स्किप करके लिखूंगा, क्योंकि मैं तो यही मान के चलूंगा ना कि आप लोगों को आता है। तो इसीलिए प्लीज अभी ये ना कहते जो भी है एकदम सिंसियरिटी के साथ करिए, ताकि बाद में दिक्कत आपको ना आए। ठीक है, तो y इज डिविजिबल बाई, मतलब तो हमारे जो सम ऑफ डिजिट्स होते हैं तो वो क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले इनको जोड़ के देख लेते हैं। तो ये हो गया 2 + 3 + 5 प्लस का 6 प्लस का 2, तो ये क्या हो गया 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16 और प्लस 2 18। तो अब 18 क्या है हमारा 9 का मल्टीपल है। अब यानी कि अगर ये 9 का मल्टीपल है तो इसका सम ऑफ डिजिट्स भी क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इनको जोड़ के देख लेते हैं एक बार, 1 + 8 9। तब तक जोड़ो जब तक 9 ना आ जाए। ठीक है, अगर 9 आ गया तो ये क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 9 होगा। यानी कि ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाई 9। यानी कि ये जो है नंबर तुम्हारा 23562, ये क्या कर रहा है, इस वाले सेट को बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर साइन क्या है, डज नॉट बिलोंग टू, और डज नॉट बिलोंग टू होने की वजह से ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। चलिए अगली स्लाइड की तरफ चलते अपन। हम्म, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेट्स इनटू रोस्टर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है इनका, अब हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब चलिए करते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक्स हमारा एक इंटीजर है, पहली प्रॉपर्टी की एक्स एक इंटीजर है, और दूसरी प्रॉपर्टी एक्स हमारा -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेसर देन 7 है। तो हमें ये दो प्रॉपर्टी दे रखी है, तो कैसे करेंगे, हम इसे लिखेंगे a इज इक्वल टू, सबसे छोटा नंबर इसमें क्या आ सकता है 3, सॉरी -3, क्योंकि -3 के इक्वल है और बाकी तो उससे ग्रेटर ही है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर जो है हमारा -3 आ सकता है। -3 के बाद अब क्योंकि सारे इंटीजर है तो -3 से बड़े सारे इंटीजर बोल दो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और क्या 7 भी आ जाएगा। 7 यहां पर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, लेसर देन साइन है, लेसर देन साइन है। अगर लेसर देन इक्वल टू होता तो हमारा 7 भी आ जाता, लेकिन हमारा क्योंकि लेसर देन साइन है तो इसीलिए यहाँ पर 7 नहीं आएगा। हमारा ये जो सेट है यहाँ पर 6 पे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड वाला आप ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर मैं बताता हूँ। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, तो अब चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। मैं लिखता हूँ यहाँ पर b इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारा x, x इज अ नेचुरल नंबर लेसर देन 6। तो 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर बोल दो, क्योंकि यहाँ पर दो ही प्रॉपर्टी है, पहली तो नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है। तो 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 और 5, और उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद, क्योंकि यहाँ पर 6 भी नहीं आएगा क्योंकि लेसर देन बोला है। अगला सवाल, आप लोग ट्राई कीजिए इस वीडियो को पॉज करके दोनों को, फिर मैं आपको बताता हूँ।
तो चलिए आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब इसमें क्या लिखा है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर whose सम ऑफ डिजिट्स इज 8। 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 8 है। तो अब जरा देख लीजिए ये नंबर हमारा क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, एक्स वाई के फॉर्म का होगा, या ऐसे ना लिखे तो ऐसे लिखते हैं, बड़ा एक्स बड़ा वाई। ठीक है, तो पहला, अगर मैं y को 0 मान लू तो हमारा x 8 हो जाएगा, तो ये 0 + 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा। ठीक है, और उसके बाद बाकी यहां पर मैं अगर एक एक करके बढ़ाता रहूं, यहां पर एक एक करके कम करता रहूं, तो भी हमारा सम क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो यहां पर मैं एक बढ़ा देता हूं, यहां पर एक कम कर देता हूं, फिर यहां पर एक और बढ़ा देता हूं, यहां पर एक और कम कर देता हूं, फिर यहां पर एक और बढ़ा दिया, यहां पर एक कम कर दिया, और ऐसे मैं करता रहा जब तक मैं कर सकता हूं। तो यानी कि ये हो गया हमारा 44, फिर आ गया हमारा 35, 35 का आ गया 26, फिर आ गया 17, फिर आ गया हमारा 8। अब उसके बाद और कम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इससे कम तो क्या ही होगा, कुछ भी नहीं। अब हमें जो पूछा गया था वो क्या बोला गया था, देखिएगा जरा, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर यानी कि ये जो है हमारा 8, ये इस सेट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्योंकि 8 तो जो है हमारा 1 डिजिट का नेचुरल नंबर है। तो यानी कि हमारा सेट सी क्या आ जाएगा, सेट सी हमारा आ जाएगा, ये जितने भी सारे एलिमेंट हैं इनको लिस्ट कर दो, यानी कि 17, 26, 35, 44, उसके बाद 53, 62, 71 और 80। देखो मुझे भी हिंदी काउंटिंग पूरी नहीं आती, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे तो जानबूझ के स्विच किया हूँ क्योंकि मेरे को इंग्लिश में कंफर्टेबल लगता, पता नहीं क्यों, एक आदत है। 50 से नीचे बात करो ना तो ये बढ़िया लगते हैं, 50 से ऊपर बात करो तो ये, आई डोंट नो ये क्यों है, लेकिन जो भी है ठीक है। उसके बाद अगला फोर्थ वाला, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो पहले अपन क्या करते हैं, 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो पहले क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा, फिर आ गया 12, फिर 2 हुआ तो 6 हो गया, फिर एक और बार 2 तो 3। तो यानी कि 60 हो गया हमारा 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो अब यहाँ पर 2 दो बार आ गया है, तो हम क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू 2 2 3 5। क्या हमें इस तरह से लिखना चाहिए, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ये क्यों, क्योंकि सेट का एक नियम है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, वन एलिमेंट मस्ट ओनली बी रिप्रेजेंटेड वंस इन अ सेट। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा कि ना कहते एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में हमारा ए 2 बार आ रहा था, लेकिन हम लोगों ने लिखा कितनी बार, एक ही बार लिखा। वैसे ही यहाँ पर 2 भले ही 2 बार आ रहा हो लेकिन हमें लिखना एक ही बार है। तो यहाँ पर हमारा जो डी है, डी क्या हो जाएगा हमारा, 2 3 5। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रोस्टर फॉर्म, मतलब वही है। ठीक है, पहले तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड बेटर। ट्राई कीजिए आप इनको वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताता ही हूँ। आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको। अब इसका पहला क्या है, लेटर टी, फिर उसके बाद आर है, फिर आई, फिर जी ओ एन, यानी कि ये 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसके बाद ए ओ 2 बार नहीं आएगा क्योंकि ओ रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ओ को हटाओ, फिर उसके बाद फिर एम, एम अभी तक आया नहीं है तो एम को क्या करो, ले लो। अब ई आ गया है क्या, यहाँ पे नहीं आया तो ई को भी ले लो। अब टी आ गया है तो 2 बार नहीं आएगा, आर भी आ गया है तो आर भी 2 बार नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, वाई आ जाएगा क्योंकि वाई अभी तक आया नहीं है। तो ये जो हमारा सेट है ये हो गया बन के तैयार।
तो हमारा जो सेट ई है वो आ गया हमारा TRIGONMEY, कुछ इस तरह से। ठीक है, उसी तरह से बैटर, बैटर को देख लेते अपन। तो बैटर का सेट कौन सा है, एफ है। ठीक है, तो एफ में पहला एलिमेंट क्या होगा, बी। तो बी आ गया हमारा, फिर आ गया ई, फिर टी। उसके बाद फिर टी के बाद एक बार टी आ गया तो दूसरी बार नहीं आएगा, एक और बार ई आ गया तो वो भी नहीं आएगा, फिर अगला एलिमेंट होगा हमारा आर। तो हमारा जो सेट हो गया वो हो गया BETR। ठीक है, तब चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। वैसे तो शायद मेरे हिसाब से लेक्चर जो है खत्म हो गया अपना। हाँ तो गाइस आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये जो हमारे कंसेप्ट है हम लोगों ने बहुत बढ़िया से देख लिए, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब आप लोगों ने कंसेप्ट तो देख लिए, लेकिन अब क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए होमवर्क दिया आपको। पहला तो एक्सरसाइज 11th क्लास की एनसीईआरटी की 1.1 करनी है आपको। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा अपनी साइड से, सारे के सारे एग्जाम्पल 1.1 से पहले, एग्जाम्पल्स बिफोर एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, ये और ये दोनों चीजें आप करके ले आना। उसके अलावा होमवर्क शीट जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी वो भी, ये दोनों चीजें आप बढ़िया से कर लीजिएगा। आपके सारे कंसेप्ट जो है सेट से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आपको लेक्चर पसंद आया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। एंड बने रहिए हमारे साथ अभिलाषा जेई पे। अगले लेक्चर में हम आगे के पार्ट कवर करेंगे जो कि हमारे टाइप्स ऑफ सेट। थैंक यू सो मच।